अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 को डिस्कस किया था, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, चलिए जी। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि स्टेट कमीशन कौन कौन से केसेस को सोल्व कर सकता है, मतलब स्टेट कमीशन के दायरे में, स्कोप में कौन कौन से केस फॉल करेंगे उनकी बात कर रहा है। तो पॉइंट ए में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी कंप्लेंट गुड्स के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग जिसमें अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कितना इन्वॉल्व होगा, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ रुपीज। अगर कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसमें गुड्स और सर्विस का जो कंसिडरेशन पे हुआ था वो 1 करोड़ से ऊपर है पर 10 करोड़ तक है, उस कंप्लेंट को कहां पे सोल्व किया जाएगा सर? स्टेट कमीशन के पास सोल्व किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स इट नेसेसरी सो टू डू, इट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज इट डीम्स फिट। ये कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे कंसिडरेशन की वैल्यू देखी मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को, इस कंसिडरेशन की लिमिट को चेंज कर सकती है। आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। ये कह रहे हैं कि साथ ही साथ स्टेट कमीशन के पास जितने भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मार्केट में जितने भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उस अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन की अमाउंट है वो कितनी है? अप टू 10 करोड़ रुपीज है। तो उन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग कंप्लेंट भी कहां सोल्व की जाएगी सर? स्टेट कमीशन के पास सोल्व की जाएगी। आगे लिखा हुआ है थर्ड में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ अपील करनी है तो कहां पे की जाएगी? स्टेट कमीशन में की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी कहां सोल्व होगी सर? स्टेट कमीशन में सोल्व की जाएगी। उसके बाद पॉइंट बी लिखा हुआ है, टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट which is pending before or has been decided by any district commission within the state, where it appears to the state commission that such district commission has exercised a jurisdiction not vested in it by law, or has failed to exercise a jurisdiction so vested, or has acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity। अब देखो यहाँ पे तीन चार बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है कि स्टेट कमीशन उन केसेस को भी, उन कंप्लेंट्स को भी सोल्व करेगा जो कहां पेंडिंग पड़ी है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पेंडिंग पड़ी है। फर्स्ट पॉइंट। तो ऐसी कोई कंप्लेंट जिस पे कार्रवाई कौन नहीं कर रहा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कंप्लेंट फाइल भी कहां होती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, और वहां पे पेंडिंग पड़ी है काफी लंबे समय से, तो उसको सोल्व कहां कर सकते हैं हम? स्टेट कमीशन के पास सोल्व करवा सकते हैं। दूसरी बात बोल रहा है कि ऐसी कोई कंप्लेंट जो किसके पास फाइल हुई थी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास फाइल हुई थी, पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने क्या किया? अपनी पावर्स का अच्छे से यूज नहीं किया। ठीक है, मतलब अपनी पावर्स का, पावर के स्कोप से बाहर जाके कंप्लेंट को सोल्व किया। जितना पावर था डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, उस पावर से एक्सीड करके, उस पावर को एक्सीड करके कंप्लेंट को सोल्व किया। तो उस केस में भी वो कंप्लेंट कहां सॉर्ट आउट की जाएगी? स्टेट कमीशन के पास सॉर्ट आउट की जाएगी। या फिर बोल रहे हैं फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, थर्ड पॉइंट। या फिर बोल रहा है कि केस कहां गया था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया था, पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपनी पावर के अंदर ही काम करने में फेल हो गया। ठीक है, पावर के अंदर रहते हुए भी काम नहीं कर पाया अच्छे से। कंप्लेंट को सोल्व तो किया पर पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। तो उस केस में भी उस कंप्लेंट को कहां रेफर कर देंगे? फिर हम स्टेट कमीशन के पास रेफर कर देंगे। या बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसने इलीगल तरीके से केस सोल्व किया, या कुछ इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी छोड़ दी है कंप्लेंट के अंदर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जिनको कंसीडर ही नहीं किया। किसने? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया बिना उन इंपॉर्टेंट एविडेंस को कंसीडर किए हुए। तो इन सभी केसेस के अंदर जो कंप्लेंट है वो सोल्व कहां होगी? फिर स्टेट कमीशन के पास सोल्व की जाएगी। ये था हमारा सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। अब आ जाओ सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 पे। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द jurisdiction, power and authority of state commission may be exercised by benches thereof, and a bench may be constituted by a president with one or more members as the president may deems fit. It may be noted that senior most member
shall preside over the bench. अब कह रहे हैं कि स्टेट कमीशन जो है वो बेंचेस के फॉर्म में काम करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाते जाएंगे इसकी स्टेट कमीशन की, उन ब्रांचेस के पास कंप्लेंट्स पहुंचाई जाएगी सॉल्व करने के लिए। अब कह रहे हैं कि वो जो बेंचेस होंगी, वो जो बेंचेस बनाई जाएंगी स्टेट कमीशन की, वहां पे कितने लोग काम करेंगे? एक प्रेसिडेंट काम करेगा और कम से कम एक अदर मेंबर होगा। ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा बेंच का? जितने भी मेंबर बेंच में हैं उन मेंबर्स में से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको हम बेंच का प्रेसिडेंट अनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेक्शन 47 सेक्शन 3 के अंदर, ये बोल रहे हैं कि अगर कभी भी बेंच के मेंबर्स किसी भी इशू को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के उन मेंबर्स की जो राय है वो मिल नहीं रही, मेल नहीं खा रही, कोई कंप्लेंट ऐसी है जो स्टेट कमीशन में किसी बेंच के पास आई, ठीक है, और उस बेंच के जो मेंबर हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, उस कंप्लेंट के किसी एक पॉइंट पे या काफी सारे पॉइंट्स पे उन मेंबर्स की थिंकिंग मैच नहीं हो रही, वो सब एक जैसा नहीं सोच रहे, सभी का अलग अलग ओपिनियन है, उस केस में क्या होगा? द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। तो कह रहा है कि अगर किसी भी कंप्लेंट को लेकर के, किसी भी कंप्लेंट के अंदर पॉइंट को लेकर के या पॉइंट्स को लेकर के मेंबर्स के ओपिनियन मिसमैच हो रहे हैं, उस केस में जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का ओपिनियन रहेगा उसी के हिसाब से उस कंप्लेंट के पॉइंट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इफ देयर इज अ मेजोरिटी बट इफ द मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, पर पॉइंट को लेकर के, कंप्लेंट के पॉइंट को लेकर के या पॉइंट्स को लेकर के जो मेंबर्स हैं उनका इक्वल ओपिनियन बन गया है, मान लो कि 4 मेंबर थे बेंच में, 2 मेंबर कुछ और बोल रहे हैं किसी कंप्लेंट के पॉइंट पे और 2 मेंबर कुछ और बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी तो हुई नहीं, या तो इक्वालिटी हो गई है। उस केस में कैसे किया जाएगा? दे शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर एंड मेक अ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट who shall either hear the point or points himself or refer the case for hearing on such point or points by one or more of other members, and such point or points shall be decided according to the opinion of majority of members who have heard the case। अब कह रहे हैं कि अगर मेंबर्स किसी पॉइंट को लेकर के मेजोरिटी सॉरी इक्वली ओपिनियन पे आ गए हैं, इक्वालिटी ऑफ ओपिनियन पे पहुंच गए हैं मेंबर्स, तो फिर मेंबर्स मिल करके उस एक पॉइंट को या जितने भी वो पॉइंट है जिन पे मेंबर्स की ओपिनियन इक्वल हो गए हैं उन पॉइंट्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर दिया जाएगा, ताकि प्रेसिडेंट का ओपिनियन क्या है वो देखा जा सके, प्रेसिडेंट किसकी साइड है। अब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट या तो अपना खुद का ओपिनियन दे सकता है उस पॉइंट पे या पॉइंट्स पे, या फिर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी अदर स्टेट कमीशन का जो बेंच है, जो स्टेट कमीशन की हमारी और बेंचेस होंगी, तो दूसरी बेंचेस के मेंबर्स हैं उनको भी हम ये पॉइंट्स रेफर कर सकते हैं, ताकि उनका व्यू क्या है, अदर बेंच के मेंबर्स का व्यू क्या है वो जान सके। और कह रहे हैं कि उसके बाद मेजोरिटी के बेस पर उन पॉइंट्स को सोल्व किया जाएगा, इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड इट। अब कह रहे हैं कि मेजोरिटी कैसे देखी जाएंगी? जहां पे एक्चुअल में, जिस बेंच में एक्चुअल में वो केस गया था, जहां के मेंबर्स की ओपिनियन इक्वल हो गए थे, उन मेंबर्स के भी वोट काउंट किए जाएंगे, और बाद में जो नए बेंच के पास, नए बेंच के मेंबर्स के पास केस रेफर किया गया, उन मेंबर्स के ओपिनियन को भी आपस में मैच किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उसके उसके बाद देखा जाएगा कि पहले वाले बेंच के मेंबर और जहां पे रेफर किया उस बेंच के मेंबर, दोनों के वोट मेजोरिटी में काउंट किए जाएंगे, और जहां पे वोट ज्यादा होंगे वो ओपिनियन हम चूज कर लेंगे केस को लेकर के, कंप्लेंट को लेकर के। द प्रेसिडेंट और द अदर मेंबर एज द केस में बी shall give opinion on the point or points so referred within a period of 1 month from the date of reference। अब कह रहे हैं कि जैसे ही किसी ओपिनियन को लेकर के मिसमैच हो रहे हैं मेंबर और इक्वालिटी पे पहुंच गए हैं, और उन्होंने अपना जो पॉइंट है, पॉइंट्स है, प्रेसिडेंट को रेफर किए, या प्रेसिडेंट ने आगे अदर किसी और बेंच के मेंबर्स को रेफर कर दिए। ये कह रहे हैं कि किसी को भी रेफर करो, चाहे मैटर पड़ा है प्रेसिडेंट के पास, चाहे मैटर पड़ा है किसी अदर बेंच के मेंबर्स के पास, उनको वो सॉर्ट आउट कब तक कर देना है? 1 महीने के अंदर सॉर्ट आउट करना है। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 47 सबसेक्शन 4 में, अ कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ स्टेट कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द अपोजिट पार्टी at the time of institution of complaint ordinarily resides or carries on business or as a branch office or personally works for gain। अब कह रहे हैं कि
कौन से स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल की जाएगी। स्टेट कमीशन का स्कोप क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, वो तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि कौन कौन से केस ऐसे हैं जो स्टेट कमीशन सॉल्व करती है। अब हमको ये देखना है कि कौन से स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल करनी है, क्योंकि स्टेट कमीशन तो स्टेट वाइज बनेंगी और बहुत सारी स्टेट कमीशन है। तो हम कौन से स्टेट कमीशन में जाएं अपनी कंप्लेंट लेकर के, ये लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि आप उस स्टेट कमीशन में जा सकते हो जहां पे या जिसके जुरिस्डिक्शन में, उस स्टेट कमीशन के पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जिसके जुरिस्डिक्शन में अपोजिट पार्टी कौन है जिसपे आप कंप्लेंट कर रहे हो, जिसका नाम आपने कंप्लेंट में लिखा हुआ है, वो अपोजिट पार्टी कंप्लेंट के टाइम पे या तो रह रही है, उस एरिया का जो स्टेट कमीशन है वहां केस फाइल करो, कंप्लेंट फाइल करो, या अपोजिट पार्टी जहां पे अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है जिस एरिया में, उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में जो स्टेट कमीशन फॉल हो रही है उस स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल करो। या फिर अपोजिट पार्टी का किसी भी एरिया में कोई ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस के नियर बाय एरिया में जो स्टेट कमीशन है वहां पे भी आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करवा सकते हो। या फिर जहां पे जिस एरिया में जो अपोजिट पार्टी है वो गेन कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, उस एरिया के नियर बाय स्टेट कमीशन में भी आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सेकंड लिखा हुआ है एनी ऑफ द अपोजिट पार्टीज वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और हैज ब्रांच ऑफिस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन प्रोवाइडेड इन सच केस द परमिशन ऑफ स्टेट कमीशन इज गिवन। अब कह रहे हैं कि अगर अपोजिट पार्टीज जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, जो अपोजिट पार्टी है अगर एक होंगी, फिर तो हमने पॉइंट वन पढ़ लिया। ये कह रहा है कि अगर अपोजिट पार्टी जिनके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं वो मोर देन वन है, फिर हम कौन सी वाली अपोजिट पार्टी के स्टेट कमीशन में केस फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, ऐसा पूछ रहा है। तो कह रहा है कि जितने भी अपोजिट पार्टीज आपके कंप्लेंट की है उनमें से किसी भी अपोजिट पार्टी जहां पे, कोई भी अपोजिट पार्टी जहां पे रह रही है उसके नियर बाय स्टेट कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करवाओ। या जितनी भी अपोजिट पार्टीज आपके कंप्लेंट की है उनमें से कोई भी पार्टी या जितनी भी पार्टीज जहां पे बिजनेस कर रही है उनमें से किसी भी एक के बिजनेस के नियर बाय एरिया में जो स्टेट कमीशन है वहां पे कंप्लेंट लॉन्च करवाओ। या फिर जितने भी अपोजिट पार्टीज हैं उनके ब्रांच ऑफिस हैं तो उनमें से किसी भी एक अपोजिट पार्टी के ब्रांच ऑफिस के नियर बाय एरिया के स्टेट कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करवाओ। या फिर जितनी भी अपोजिट पार्टीज हैं उनमें से किसी भी एक पार्टी के जो जो पार्टीज हैं वो पर्सनली वर्क कर रही हैं गेन अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उनमें से किसी भी अपोजिट पार्टी के उस एरिया में जहां पे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं उसके नियर बाय स्टेट कमीशन में, जुरिस्डिक्शन में फॉल होने वाले स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हो। पर ऐसा करने के लिए आपको पहले स्टेट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पार्टीज जो है वो मोर देन वन है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे लिए, मैं जो कंप्लेंट रेज करना चाहता हूँ वो ABC, तीन तरह की अपोजिट पार्टी है जो मेरे केस में फॉल हो रही है। अगर मुझे कंप्लेंट ए के नियर बाय स्टेट कमीशन में फॉल करनी है या बी के या सी के, जिसके में भी करनी है, पहले मुझे स्टेट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ए के खिलाफ या ए के नियर बाय स्टेट कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करवाना चाहता हूँ। कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी तीनों के खिलाफ, पर स्टेट कमीशन कौन सा चूज कर रहे हो वो देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए यहाँ पे अपोजिट पार्टी जो है वो मोर देन वन है, इसीलिए आप स्टेट कमीशन से परमिशन लेना जरूरी है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है थर्ड में, जहां पे, जिस जगह पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जहां पे डीलिंग हुई थी, ट्रांजेक्शन हुई थी, उस जगह के जुरिस्डिक्शन में फॉल होने वाली स्टेट कमीशन के पास भी आप कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हो। और फोर्थ लिखा हुआ है द कंप्लेनेंट, मतलब कंप्लेंट करने वाला जहां पे रहता है या जहां पे गेन अर्न करने के लिए काम कर रहा है, उनमें से किसी भी एरिया में कंप्लेनेंट के एरिया के स्टेट कमीशन में भी आप कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हो। तो कंप्लेंट लॉन्च कौन कौन से स्टेट कमीशन में होगी वो हमने सेक्शन 47 सबसेक्शन 4 के अंदर डिस्कस किया अभी स्टेट कमीशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आओ रिव्यू बाय स्टेट कमीशन इन सर्टेन केसेस। रिव्यू का मतलब क्या हुआ? दोबारा से चेक करना, जो ऑर्डर किसने पास किया था, स्टेट कमीशन ने ही पास किया था। ऐसा ऑर्डर कंप्लेंट के अंदर जो किसने पास किया था, स्टेट कमीशन ने ही पास किया था, तो स्टेट कमीशन अपना खुद का ऑर्डर, अपना खुद का पास किया हुआ ऑर्डर रिव्यू कर सकती है। सर बिल्कुल कर सकती है, अपने आप से कर सकती है, या फिर जो केस की पार्टीज थी, जो कंप्लेंट की पार्टीज थी, उनमें से
कोई भी पार्टी बोल सकता है रिव्यू करने के लिए स्टेट कमीशन को, पर बोलना कब तक पड़ेगा? 30 दिन के अंदर। जो स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर पार्टीज चाहे तो अपनी मर्जी से चल करके जो ऑर्डर पास हुआ स्टेट कमीशन के थ्रू उसको रिव्यू करवा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है अपील टू नेशनल कमीशन। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कहां पास हुआ? स्टेट कमीशन में पास हुआ, उसके खिलाफ किसी एग्रीड पर्सन को क्या करना है सर? अपील फाइल करना है। तो अपील फाइल कहाँ किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा, वो सब डिस्कस करना है। सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन in exercise of its powers conferred by section 47 subsection 1 clause a subclause 1 or section 47 subsection 1 clause a subclause 2 may prefer an appeal against such order to the national commission within a period of 30 days from the date of order in which in such form and manner as may be prescribed। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर जो किसने पास किया? स्टेट कमीशन ने पास किया। स्टेट कमीशन के थ्रू पास किए हुए ऑर्डर में कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकती है। कहां पे? नेशनल कमीशन में। पर अपील करनी कब तक है? ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी है। नेशनल कमीशन शैल नॉट एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 30 days अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन द पीरियड। अब कह रहे हैं कि क्या हम 30 दिन के बाद भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं? ये कह रहा है कर सकते हो, पर आपको कोई सफिशिएंट कॉज शो करना पड़ेगा कि हम 30 दिन में फाइल क्यों नहीं कर पाए। आगे लिखा हुआ प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन shall be entertained by national commission unless the appellant has deposited 50% of that amount in the manner as may be prescribed। अब कह रहा है कि स्टेट कमीशन ने जब ऑर्डर पास किया था, मान लो ए और बी है, ए ने बी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, स्टेट कमीशन ने ए के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, और सेटिस्फाइड कौन नहीं है? बी सेटिस्फाइड नहीं है। और जो ऑर्डर पास किया स्टेट कमीशन में उसमें ऐसा लिखा गया कि बी ए को 10 लाख रुपीस कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है, पेनल्टी इंपोज की गई प्लस ए को कंपनसेशन भी दिलवाया गया बी से, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। तो स्टेट कमीशन के ऑर्डर में बी ने एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पे करनी है, किसको? ए को। पर बी अभी कहां जाना चाह रहा है सर? अपील के लिए नेशनल कमीशन में जाना चाह रहा है। तो नेशनल कमीशन तभी बी का केस एंटरटेन करेगी जब अगर स्टेट कमीशन ने बी को कोई अमाउंट पे करने के लिए बोल रखी है, सर डेफिनेटली बोल रखी है, कितनी? 10 लाख रुपीस। 10 लाख का 50% हाफ 5 लाख रुपीस। तो जब तक बी 5 लाख रुपए जमा नहीं करवा देता तब तक नेशनल कमीशन जो है बी की अपील को एंटरटेन नहीं करेगा। तो एक कंडीशन है अपीलेंट के ऊपर कि अगर जिस जिस अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो उस अथॉरिटी ने आपको कोई अमाउंट पे करने के लिए बोला था दूसरे वाली पार्टी को, तो आपको उस अमाउंट का 50% अमाउंट डिपॉजिट करवाना जरूरी है, तभी नेशनल कमीशन आपकी अपील एक्सेप्ट करेगा, एंटरटेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 51 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एन अपील शैल लाई टू द नेशनल कमीशन from any order passed in appeal by state commission if the national commission is satisfied that case involves a substantial question of law। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो किसने पास किया? स्टेट कमीशन ने पास किया, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो स्टेट कमीशन ने पास किया और उस ऑर्डर में क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के डाउट है, तब भी आप नेशनल कमीशन के पास अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ 51(2) के अंदर। हाँ जी, आगे लिखा हुआ है सेक्शन 51 सबसेक्शन 3 के अंदर एन अपील इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन द अपील। ये कह रहा है कि अगर हम किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे अपील फाइल करना चाहते हैं, अगर हम स्टेट कमीशन के ऑर्डर में किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे अपील फाइल करना चाहते हैं नेशनल कमीशन के पास, तो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होगा,
मतलब अपील फाइल करने का जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। उस मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर आपका वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखा होना चाहिए जिसके बेस पे आप नेशनल कमीशन में अपील करने वाले हो। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 51 सबसेक्शन 4 के अंदर, वेयर द नेशनल कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन द केस, इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन एंड हियर द अपील ऑन दैट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जैसे ही आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील नेशनल कमीशन में फाइल कर दिया और नेशनल कमीशन ने उस मेमोरेंडम को रीड किया और रीड करने के बाद नेशनल कमीशन को ऐसा लगा कि केस में एक्चुअली सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो नेशनल कमीशन उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर हियरिंग स्टार्ट कर देगा। फर्दर नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू टेक अवे और एब्रिज, एब्रिज का मतलब कम करना, द पावर ऑफ नेशनल कमीशन टू हियर for reasons to be recorded in writing the appeal or any other substantial question of law if it is satisfied that the case involves such question of law। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि जिस अपीलेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल किया था उस मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर उस अपीलेंट ने सिर्फ एक ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में जिक्र किया था, पर नेशनल कमीशन ने जब वो मेमोरेंडम पढ़ा और पूरे केस की तहकीकात की तो नेशनल कमीशन को लगा कि इस केस में जिसमें स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया है इसमें 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और जबकि अपीलेंट ने सिर्फ एक पे ही पॉइंट रेज किया है, तो नेशनल कमीशन चाहे तो अपनी मर्जी से कोई अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उस सेम अपील में इन्वॉल्व है उसको भी एड ऑन करके उन पे भी हियरिंग साथ में कर सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 51(4) के अंदर। आगे लिखा हुआ है एन अपील में लाए टू द नेशनल कमीशन फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड एक्स पार्टी बाय द स्टेट कमीशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर स्टेट कमीशन ने कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया तो उसके खिलाफ भी एग्रीव्ड पर्सन नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 52 के ऊपर, हेडिंग दे रखी है आपको हियरिंग ऑफ अपील बाय स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया और एग्रीव्ड पर्सन को अपील फाइल करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील कहां फाइल होगी सर? स्टेट कमीशन में फाइल होगी। स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील कहां फाइल होगी? नेशनल कमीशन में फाइल होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जो टॉपिक हमको दे रखा है उसमें क्या डिफाइन किया हुआ है कि अगर हम अपील फाइल कर रहे हैं स्टेट कमीशन के खिलाफ, सॉरी स्टेट कमीशन के पास या फिर नेशनल कमीशन के पास, तो अपील के रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है, कितने दिन में अपील को सॉर्ट आउट करेंगे, वो सब आपको देखना है यहाँ पे। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट एन अपील फाइल्ड बिफोर स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी शैल बी हर्ड एज expeditiously as possible and every endeavor shall be made to dispose of the appeal within a period of 90 days from the date of admission। तो कह रहा है कि जब भी कोई अपील या तो स्टेट कमीशन के पास जाएगी या नेशनल कमीशन के पास जाएगी, चाहे दोनों में से किसी के पास भी अपील जाए, जिस दिन इन्होंने अपील को एडमिट कर लिया उस दिन से अगले 90 दिन के अंदर अंदर इनको अपील को सॉर्ट आउट करना है, चाहे वो अपील स्टेट कमीशन के पास गई है चाहे वो अपील नेशनल कमीशन के पास गई है। आगे लिखा हुआ है एडजर्नमेंट शैल नॉट ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड बाय द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment have been recorded in writing by such commission। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही कोई अपील स्टेट कमीशन के पास गई या फिर मान लो नेशनल कमीशन के पास गई और उन्होंने अपील को लेकर के हियरिंग की एक डेट फिक्स की है, उस डेट पे दोनों में से कोई भी एक पार्टी आने में कैपेबल नहीं है वहां पे स्टेट कमीशन के पास या फिर नेशनल कमीशन के पास, तो पार्टीज चाहे तो उस हियरिंग की डेट को एडजर्न करवा सकते हैं। तो एडजर्नमेंट के लिए बोल रहा है कि जनरली एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आपकी अपील स्टेट कमीशन के पास पड़ी है चाहे आपकी अपील नेशनल कमीशन के पास पड़ी है, पर अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो हियरिंग की डेट को एडजर्न करवाना चाहते हैं वो कोई सफिशिएंट कॉज शो करते हैं, उस केस में फिर आपकी जो अपील है, अपील की जो हियरिंग की डेट है उसको एडजर्न किया जा सकता है। पर जहां पर भी एडजर्नमेंट हो रही है उस कमीशन को
राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडजर्नमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी शेल मेक सच ऑर्डर्स एज टू द कोस्ट ओकेजन बाय एडजर्नमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। अब कह रहे हैं कि अगर एडजर्नमेंट होती है तो एडजर्नमेंट करने पे जो भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा एडजर्नमेंट करवाने वाली पार्टी को पे करना पड़ेगा। In the event of appeal being disposed of after the period, so specified the state commission or the national commission as the case may be, shall record in writing the reasons for the same at the time of disposing of the said appeal. अब कह रहा है कि अगर अपील का टाइम पीरियड कितना था सर, जो अपील का टाइम पीरियड था वो कितना था, 90 डेज का था। अब कह रहा है कि अगर 90 डेज से लेट कोई अपील खत्म होती है, सॉर्ट आउट होती है, कहाँ पे, स्टेट कमीशन के पास या फिर नेशनल कमीशन के पास, 90 दिन के बाद कुछ एक्स्ट्रा डेज लग गए, 90 डेज से एक्स्ट्रा डेज लग गए अपील को सॉर्ट आउट करने में, उस केस में जहां पर भी वो अपील थी, जिसने भी अपील को सॉर्ट आउट किया, उसको राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि इतने एक्स्ट्रा दिन क्यों लगे अपील को सोल्व करने में। ठीक है, इतने एक्स्ट्रा दिन अपील को सोल्व करने में क्यों लगे हैं, ऐसा उस कमीशन को राइटिंग में नोट डाउन करना पड़ेगा। ये था हमारा अपील का प्रोविजन। अब नेक्स्ट आ जाओ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन की। सर हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन पढ़ लिया, स्टेट कमीशन पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नेशनल कमीशन के पास कि नेशनल कमीशन क्या है, इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा, इसमें कितने पर्सन काम करेंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी मैक्सिमम टाइम, एज लिमिट क्या है वहां पे काम करने की एज अ प्रेसिडेंट एज अ मेंबर, वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए सेक्शन 53 बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंडिया में, हमारी कंट्री में एक नेशनल कमीशन को कंस्टिट्यूट करने का, एस्टेब्लिश करने का, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेशनल कमीशन बोल रहे हैं। द नेशनल कमीशन शेल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द नेशनल कैपिटल रीजन एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस एट सच अदर प्लेसेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद नेशनल कमीशन नोटिफाइंग द ऑफिशियल गैजेट। अब कह रहे हैं कि जनरली जो नेशनल कमीशन है वो कहाँ काम करेगा, एनसीआर में काम करेगा, दिल्ली में काम करेगा, पर जो नेशनल कमीशन है वो किसी और एरिया में भी ऑपरेशन कर सकता है, एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। कब, अगर नेशनल कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके ऐसा डिसाइड करते हैं तो। आगे लिखा हुआ है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नेशनल कमीशन की डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर बेंचेस एस्टेब्लिश कर सकता है। आगे लिखा हुआ कंपोजिशन के बारे में कि नेशनल कमीशन में कितने लोग काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि एक तो प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 अदर मेंबर होंगे, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी इनकी, क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, किसको लेकर के, प्रेसिडेंट की और मेंबर की क्वालिफिकेशन को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के, टर्म ऑफ ऑफिस, मैक्सिमम कितने साल काम करेंगे, सैलरी, अदर अलाउंसेस एटसेट्रा, इन सब को लेकर के। आगे लिखा हुआ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन shall hold office for such terms as specified in the rules made by the central government, but not exceeding 5 years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment। अब करें कि नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट या फिर नेशनल कमीशन में काम करने वाला मेंबर 5 साल तक वहां पे जॉब कर सकते हैं, 5 साल तक उस पोस्ट पे काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ 5 साल पूरे होने पे रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। आगे लिखा हुआ उसके बाद कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बनने की या फिर नेशनल कमीशन का मेंबर बनने की। तो एज लिमिट के बारे में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम 70 ईयर्स तक, अपनी एज लिमिट में 70 ईयर्स तक एज अ प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन में काम कर सकता है कोई भी पर्सन। और कोई भी पर्सन अगर एज अ मेंबर नेशनल कमीशन में काम करना चाहता है तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है सर, 67 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाओ जुरिस्डिक्शन पे कि नेशनल कमीशन कौन कौन से स्कोप, मतलब नेशनल कमीशन का कहां तक स्कोप फैला हुआ है कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करने में सीपीए के अंडर। तो पहले तो बात कर रहे हैं पिक्यूनरी लिमिट की, मतलब मॉनेटरी लिमिट की, जिसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसमें गुड्स और सर्विस का जो कंसिडरेशन है वो 10 करोड़ रुपीज से एक्स्ट्रा है, 10 करोड़ तक है तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेट कमीशन में जा रहे हैं। 1 करोड़ तक है फिर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा रहे हैं। मोर देन 10 करोड़ होगा कंसिडरेशन इन्वॉल्व कंप्लेंट के अंदर, उस केस में हमारी जो कंप्लेंट है वो सीधा कहाँ जाएगी सर,
नेशनल कमीशन के पास जाएगी। आगे लिखा हुआ है कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनफेयर है, कोई भी ऐसा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है जिसमें कंसिडरेशन कितना इन्वॉल्व है, 10 करोड़ से एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, रुपीज 10 करोड़ से एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, ऐसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लेंट भी कहां जाएगी सर? नेशनल कमीशन के पास जाएगी। तीसरा बोल रहा है स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है, कहां करेंगे? नेशनल कमीशन में करेंगे। या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है, तो वो भी कहां की जाएगी? नेशनल कमीशन के पास की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको जुरिस्डिक्शन के 4 पॉइंट दिए गए थे जो हमने डिस्कस किए। पहला क्या लिखा हुआ था? कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसमें अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ गुड्स और सर्विस कितना होगा? मोर देन 10 करोड़ होगा। दूसरा, कोई भी ऐसा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जिसको लेकर के कंप्लेंट रेज करनी है, उस अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? मोर देन 10 करोड़ लिखा हुआ है। तीसरा, स्टेट कमीशन के थ्रू पास किए हुए ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है। चौथा, सेंट्रल अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ अपील करनी है। तो इन 4 केस में जुरिस्डिक्शन किसकी बनेगी सर? नेशनल कमीशन की बनती है। आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर बी में कि नेशनल कमीशन चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा केस जो किसके पास पेंडिंग पड़ा है, स्टेट कमीशन के पास पेंडिंग पड़ा है, उसको भी सॉर्ट आउट कर सकता है। दूसरी बात, ये हो गया पहला पॉइंट। कोई भी ऐसा केस जिसको सोल्व किसने किया? कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसको सोल्व किया स्टेट कमीशन ने, पर स्टेट कमीशन ने क्या किया? अपनी पावर से बाहर जाके उस केस को, कंप्लेंट को सोल्व किया, या फिर पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, या फिर अपने जुरिस्डिक्शन का इलीगल फायदा उठाया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी छोड़ दी है केस के अंदर, किसने? स्टेट कमीशन ने। तो इन केसेस में भी वो केस कहां चला जाएगा सर? नेशनल कमीशन के पास चला जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सेक्शन 58 सेक्शन 2 के अंदर कि जो नेशनल कमीशन है वो भी बेंचेस के थ्रू ऑपरेट होगा। ठीक है, बेंचेस के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा और बेंच में एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा और 1 और मोर अदर मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे एज प्रेसिडेंट में डीम्स फिट। आगे लिखा हुआ है कि जो बेंच होगी उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो क्या बन जाएगा? बेंच का प्रेसिडेंट बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेक्शन 58 सेक्शन 3 में, ये कह रहा है कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो किसी एक बेंच के पास आती है, ठीक है, और बेंच के जो मेंबर है उस कंप्लेंट के किसी एक पॉइंट पे या फिर काफी सारे पॉइंट्स पे उनका जो ओपिनियन है वो मैच नहीं हो रहा, किनका? बेंच के मेंबर्स का। उस केस में उस ओपिनियन को, उस पॉइंट को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा सर? मेजोरिटी ऑफ मेंबर का ओपिनियन क्या है वो देख करके उस पॉइंट का मीनिंग हम फाइंड कर लेंगे, उस पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर अगर हुआ क्या, जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन इक्वली बाइफरकेट हो गए हैं, उस केस में फिर उस पॉइंट को या उन पॉइंट्स को कहां रेफर किया जाएगा सर? प्रेसिडेंट के पास रेफर किया जाएगा, और प्रेसिडेंट या तो खुद से उस पॉइंट को देखेगा और अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, या फिर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी अदर बेंच के मेंबर्स के पास उस पॉइंट को या उन पॉइंट्स को रेफर कर सकता है। और कह रहा है कि अगर किसी और बेंच के मेंबर्स के पास वो पॉइंट या पॉइंट्स रेफर किए गए हैं तो वहां पे कैसे सॉर्ट आउट किए जाएंगे? पुराने वाले जो एक्चुअल बेंच में जिसके पास केस आया था उनके मेंबर्स का ओपिनियन और जिस बेंच के पास केस रेफर किया गया उसके मेंबर के ओपिनियन की काउंटिंग की जाएगी। जो मेजोरिटी होगा उसके हिसाब से उन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। आगे लिखा हुआ उसके बाद कि जैसे ही ऐसे केस के अंदर केस जो पॉइंट है, पॉइंट्स हैं, प्रेसिडेंट को या फिर अदर बेंच के मेंबर को रेफर होते हैं तो उनको 2 महीने के अंदर उन पॉइंट्स पे अपना ओपिनियन फॉर्म करके दे देना है वापस से। ये लिखा हुआ 58(3) के अंदर। आगे लिखा हुआ है उसके बाद रिव्यू बाय नेशनल कमीशन इन सर्टेन केसेस। ये कह रहा है क्या नेशनल कमीशन के थ्रू पास किया हुआ ऑर्डर नेशनल कमीशन के द्वारा ही रिव्यू किया जा सकता है? ये कह रहा है बिल्कुल कर सकते हैं। ये कह रहा है कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसमें ऑर्डर किसने पास किया था? नेशनल कमीशन ने पास किया था। तो नेशनल कमीशन को उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर को देखते हुए कोई साफ साफ गलती, कोई एरर नजर आ रहा है तो अपनी मर्जी से सुओ मोटो
नेशनल कमीशन उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, या फिर उस ऑर्डर की जो पार्टीज थी, कंप्लेंट की जो पार्टीज थी, उनके कहने पे भी दोबारा से ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है। पर पार्टीज को ऐसा कब तक फाइल करना है? 30 डेज में फाइल करना है रिव्यू के लिए। ठीक है, पार्टीज को जैसे ही ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज के अंदर रिव्यू करवाना है, अगर जरूरी है करवाना तो। आगे लिखा हुआ है उसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमको, पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टे ऑर्डर्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो किसने पास किया था? स्टेट कमीशन ने पास किया था। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो एक्स पार्टी फॉर्म में डिसाइड किया था, पास किया था किसने? स्टेट कमीशन ने। उस ऑर्डर को भी सेट असाइड करना, मतलब कैंसिल कर देना, ऐसा पावर है इसके पास, नेशनल कमीशन के पास। यहाँ पे कमीशन का मतलब क्या हुआ? नेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर जो एक्स पार्टी फॉर्म में पास किया स्टेट कमीशन ने, उस ऑर्डर को हम सेट असाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कौन? नेशनल कमीशन के पास पावर है ऐसी। ठीक है, चलिए आज इतने पढ़ते हैं इस क्लास में, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप पढ़ लेना, कोई भी डाउट आए तो मुझे बता देना, आपके डाउट सोल्व हो जाएगी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।